हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। प्लस वन का अब जो मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं, जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। आप वैसे नाइन्थ में भी कुछ हद तक स्टडी कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से ही। यूनिट मेज़रमेंट में हमें सबसे पहले स्टडी करना होता है फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म है PQ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकता हूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है? एक तरीके से मैग्नीट्यूड होता है किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना, अगर मैं कोई चीज़ सामान परचेज करने के लिए जाता हूँ तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? अमाउंट बताना पड़ता है ना हमें, तभी वो हमें वो चीज़, उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कि हमें बताना होता है कि मुझे ये चीज़ रिक्वायरमेंट है और कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, अमाउंट को हम क्वांटिटी बोल देते हैं। और क्वालिटी क्या होता है? वो तो उसकी अपीयरेंस होती है, या वो कितना वर्क करेगी, कैसे वर्क करेगी, वो उसकी क्वालिटीज़ के अंदर आ जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। PQ जहाँ पर भी लिखूँ आपने ये मानना है कि फिजिकल क्वांटिटी है। उसका एक बेसिक फॉर्मूला आता है N इंटू में U। N हमारे पास हो जाता है नंबर, या हम बोल दें मैग्नीट्यूड। ठीक है, नंबर हो जाता है या हम इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। U क्या होता है? यूनिट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, यूनिट। अब सपोज करो मैं शुगर लेने के लिए गया, मैं किसी शॉप पर, मैंने बोला कि मुझे, मैं क्या बोलूंगा? अमाउंट तो मैंने बता दिया उसको 10, लेकिन मैं उसे 10 के आगे क्या बोलूंगा? मैंने बोल दिया कि 10 किलोमीटर मुझे शुगर दे दो। क्या वो डिफाइन होगा बच्चों? 10 किलोमीटर। मुझे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टर्म एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? इट इज ए टूल which is used to measure a physical quantity in effective manner। अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिव मैनर में एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है तो वो कौन सा टूल होता है हमारे पास? वो यूनिट होती है। ठीक है ना, यूनिट की हेल्प से ही हम फिजिकल क्वांटिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले से ही वो मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है ना, उस मेजरेबल क्वांटिटी को और अच्छे से कैसे मेजर किया जाए और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, वो किससे करते हैं? हम यूनिट से एक्सप्लेन करते हैं। इट इज ए टूल विच इज यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इन इफेक्टिव मैनर। उसे इफेक्टिव मैनर में और एक्सप्लेन करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, वो हम स्टडी करेंगे। आई थिंक आप पहले भी कर चुके हैं क्योंकि ये सिलेबस में है तो हमें करना है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट करना है, फिर हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। पॉज करके इसे नोट करें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आते हैं अब हम। हमारे पास मेनली क्या, कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एक होता है CGS, ठीक है, और एक होता है FPS, एक होता है MKS और एक होता है SI सिस्टम। ठीक है ना, तो ये ध्यान से देखना है आपने किया हुआ है तो थोड़ा सा हम जल्दी इसे एक्सटेंड करेंगे कि हमें टाइम ना लगे। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G stands for ग्राम, S stands for सेकेंड।
F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. MKS, M stands for meter, K stands for किलोग्राम, S stands for सेकेंड. SI यूनिट को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट बोला जाता है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कहा जाता है बच्चों. अब देखो ये जो टर्म है सेंटीमीटर, फुट, मीटर, ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? लेंथ को एक्सप्लेन कर रही है इन एवरी सिस्टम ऑफ यूनिट. ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ये किसको यूज कर रही है, किसको एक्सप्लेन कर रही है? मास को. सेकेंड, ये टाइम. जो सीजीएस यूनिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी हमारे पास. स्मॉलेस्ट यूनिट सिस्टम था जिसमें सेंटीमीटर लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब उससे छोटी भी है मिलीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर भी स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंट होती है, सेंटीमीटर बोला गया. और जी स्टैंड फॉर ग्राम, मास को ग्राम में और एस को सेकंड में. इससे क्या होता था, प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि इन्वेंशंस तो डेली होती है ना. जो सीजीएस यूनिट, पहले सीजीएस यूनिट चला करती थी, उसमें क्या दिक्कत आती थी कि अगर मान लो कोई लार्ज मशीन हमारे पास अवेलेबल है और मुझे उसके डायमेंशंस करनी है, तो मैं उसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ करता था? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसमें बहुत हाई रैंक के वर्डिंग आ जाती थी. ठीक है ना, जो हमारे नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे. फिर एक सिस्टम था FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. ये जनरली ब्रिटिश लोगों का सिस्टम था. ठीक है ना, ब्रिटिश लोग जो थे वो ये यूज़ करते थे FPS सिस्टम. देखो आपको अगर अभी भी ध्यान हो, ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर रूल किया है, अप्रॉक्स 100 ईयर्स तो किया ही है. तो यहाँ पर अगर आप देखो, कोई भी अगर मान लो प्लम्बर है, वो अभी भी ये बोलता है मुझे तो इतने फुट की ना पाइप ला के दे दो. ठीक है, इतने फुट की पाइप ला के दे दो. अभी भी उनके माइंड में यही चलता है, फुट सिस्टम. ठीक है, मुझे इतने फुट की चाहिए, मतलब उसमें अभी भी सेंटीमीटर, मीटर ये स्केल नहीं बोलते हैं, फुट सिस्टम चलता है. अभी इतने फुट की पाइप लगेगी इसके अंदर. तो अभी भी ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है हमारे इंडिया पर. तो FPS सिस्टम ये ब्रिटिश लेकर आए थे. उन्होंने क्या बोला कि लेंथ को हम फुट में डिफाइन करेंगे, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में काउंट करेंगे. तो उन्होंने ये सिस्टम इन्वेंट किया. फिर एक सिस्टम आया MKS सिस्टम, ये इम्प्रूव्ड वर्जन. जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं वो इम्प्रूव्ड वर्जन आ रहे हैं. इम्प्रूव्ड वर्जन आया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड. ये एक ऐसा सिस्टम था जिसको लेकर हर एक कंट्री ने कहा कि हम सभी एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि जो हर एक कंट्री में वैलिड हो, हर एक कंट्री में वैलिड हो. क्योंकि आजकल जो मशीनरी जो आती है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में बनती है. ठीक है ना, हम अगर मशीनरी बाहर से मंगवा रहे हैं, कोई पार्ट अगर हमें मंगवाना हो बच्चों उसका, तो हम क्या करेंगे? फिर हम वही बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा. तो हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट तो देना पड़ेगा ना कि भी हाँ मुझे ये सारी इस डायमेंशंस में चाहिए, और वो डायमेंशंस वहां पर भी वही यूज कर रहे हो, वही एप्लीकेबल हो. तो एक सिस्टम आया जिसे बोला गया SI सिस्टम. SI क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट. ठीक है ना, यूनिट सिस्टम है, मतलब जो हर एक कंट्री में वैलिड है, वो बिल्कुल नियर मैच करता है MKS सिस्टम के साथ. मतलब तभी MKS सिस्टम जो है वो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम हो गया, क्योंकि ये हर एक कंट्री फॉलो करने लग गई. अगर मुझे कोई सामान मंगवाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पुट करता था, मतलब 10x10 का मुझे चाहिए कोई भी पीस, वर्क पीस, तो 10x10 का मतलब वो समझ जाते थे कि ये मीटर स्केल में ही होगा. ठीक है, तो ये एक सबसे इन्वेंटरी, मतलब आप बोलो कि एवोल्यूशन आया सिस्टम के अंदर, यूनिट सिस्टम के अंदर. हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर एक रेवोल्यूशनरी इवोल्यूशन हुआ कि SI सिस्टम ही हमारे पास सारे SI सिस्टम ही यूज होने लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड. और SI सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं? हम MKS सिस्टम कह देते हैं. ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक जगह वैलिड है बच्चों. MKS, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो.
अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। दीज फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख रहा हूं तो फिजिकल क्वांटिटी है वो, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है ये। अब वो कौन कौन सी होती है? 7 होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट होती है हमारे पास मास, सेकंड होती है लेंथ, थर्ड होती है टाइम, फोर्थ होती है टेम्परेचर, और फिफ्थ होती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं हम उसे। सिक्स्थ होती है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सेवंथ होती है अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं बच्चों हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एसआई यूनिट क्या होती हैं उनकी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, ठीक है ना, किलोग्राम। और लेंथ की क्या होती है हमारे पास? मीटर। चलो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, किलोग्राम, मीटर। टाइम की क्या होती है हमारे पास? सेकेंड। और टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। करंट की क्या होती है? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? मोल, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर किलोग्राम यूनिट में, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, करंट की एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल की मोल होती है। देखो करंट तो आपने स्टडी कर रखा है, आपने ओम्स लॉ स्टडी किया होगा, V = IR। फिर वहाँ पर V क्या होता था? पोटेंशियल, और I या वोल्टेज कह देते हैं, I क्या होता है? करंट, और R क्या होती थी? रेजिस्टेंस। तो I करंट होता है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? लुमिनस इंटेंसिटी होती है कि लाइट की एफिशिएंसी के बारे में बात की जाती है। देखो पहले हमारे पास क्या चलता था? नॉर्मल बल्ब आते थे, ठीक है। उसके बाद LEDs आई हैं, ठीक है ना, तो या CFL आई, उसके बाद CFL आई, फिर अब आ गई हैं LEDs। अब देखो अगर मैं एक 100 वाट का बल्ब है बच्चों, अगर मैं उसकी तरफ ऐसे देखते थे पहले हम, तो हमारे को वो आंखों में ना बहुत ज़्यादा चुभती थी उसकी लाइट, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता था, हमारी आंखें जो हैं वो बंद होने लग जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे CFL आई, अब उसकी तरफ देखते थे, इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता था। अब LED में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चुभनपन जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी है कि लाइट एडिशन हमारी आंखों को कितना इम्पैक्ट कर रही है, तो
तो उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। उसकी यूनिट होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जितने हमारे पास, वो भी हमारे पास फंडामेंटल टर्म के अंदर आ जाता है, और उसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। सिंबल किलोग्राम को जनरली हम केजी से शो कर देते हैं, मीटर को एम से शो करते हैं, सेकंड को एस से ही लिख देते हैं, केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, कैंडेला को सी डी से लिख देते हैं बच्चों। सी कैपिटल होता है, डी स्मॉल लेटर में होता है, मोल को एम ओ एल आ जाता है बच्चों। ठीक है, यहां तक देखो बच्चों, पोज करके क्या करना है, नोट डाउन कर लो इसको। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, पोज करके इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, कर दूं इसे रब। सेकंड होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, एक क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किससे एक्सप्लेन की जाती है, यहां हम बोलें a quantity which is explained by फंडामेंटल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल है, सपोज करो बच्चों हमारे को गिवन है एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया को हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ भी फंडामेंटल टर्म है, ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, वो भी फंडामेंटल टर्म है। तो मीटर इंटू में मीटर, ये क्या बन जाता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये डिराइव्ड हमारे पास क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो किससे डिराइव हो रही है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब सपोज करो वॉल्यूम होता है हमारे पास, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब हम कितनी फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को 3 बार यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम। फाइनली मुझे क्या मिल जाता है, मीटर क्यूब मिल जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, यही किया हुआ ना फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, लेंथ ही होती है एक तरीके से, पाथ ही तो होता है, और टाइम तो टाइम ही है। तो लेंथ फिजिकल फंडामेंटल टर्म है, टाइम भी फंडामेंटल टर्म है, तो यूनिट आ जाती है मीटर पर सेकेंड। लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। अगर हमारे पास यही देखो, स्पीड की भी यही यूनिट होती है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड भी किससे डिराइव हुआ, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल टर्म्स। उसके बाद सपोज करो आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो हमने एक्सेलरेशन को भी सोल्व करने के लिए किसका यूज किया, सारी की सारी फंडामेंटल टर्म का यूज किया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टाइम। तो यहां से हमारे पास आ जाता है ये मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये टर्म आ जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर अगर हम देखें, सपोज करो आ जाता है फोर्स। वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। यही होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो मास होता है वो क्या है हमारे पास, मास फंडामेंटल टर्म है। चलो मैं इसको और थोड़ा सा रिफाइन करूं, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर चल रहा है यहां से, तो यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट आ जाती है
जिसको हम कंबाइंड यूनिट को क्या बोल देते हैं, न्यूटन। ठीक है ना, सारी आया फंडामेंटल टर्म से ही है, ये भी फंडामेंटल है केजी, मीटर भी फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है। लास्ट अगर हम आज के लिए देखें तो वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमने निकाला देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो सारी की सारी फंडामेंटल टर्म यूज हो रही हैं और हम डिराइव्ड टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। थर्ड टाइप की होती है हमारे पास, इसे नोट कर लेना बच्चों, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूज बहुत कम होता है बच्चों। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का 2 ही उसमें फिजिकल क्वांटिटीज आती है हमारे पास, इसे नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। एक होती है एंगल, जिसको हम प्लेन एंगल ही बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है सॉलिड एंगल। ये 3D एंगल होता है बच्चों। जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस या 2 प्लेन्स। देखो ना, 2 लाइन के बीच में एंगल बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल। अगर प्लेन के बीच में बनाना है तो ये प्लेन हो गए, इनके बीच में एंगल हो जाएगा ये। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम यहां से एक आर्क बना देते हैं, ठीक है, और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये आर रेडियस हो गई, आर इंटू में थीटा। आर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू में थीटा, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, आर्क अपॉन आर। ठीक है यहां तक। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन में लिया जाता है। डिग्री भी होता है, रेडियन में भी लिया जाता है। तो लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास रेडियन चलती है इसकी, ठीक है ना। और हम आपको ध्यान में रखना है 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। या आप यहां से लगा के चलिए ना, जो हमारा एक रेवोल्यूशन होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई, और एंगल निकालूंगा तो वो 360 डिग्री आएगा। या आप ये ध्यान रख लो, देखो ना, अगर मैं यहां से 1 डिग्री करूंगा तो 360 यहां आ जाएगा, फिर 2 से 360 1/80 यही आएगा हमारे पास। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब आ जाओ सॉलिड एंगल के ऊपर। ये सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, मान लो ये कोई मेरे पास कॉनिकल स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, कौन है हमारे पास, 3D में बनेगा सॉलिड एंगल हमेशा। ये क्या हुआ, मान लो मैंने एक स्मॉल ये स्ट्रक्चर काउंट किया, ये जो एंगल बनता है ना, ये 3D एंगल होता है बच्चों। 3D एंगल मतलब ये कौन है, तो उसमें जो एंगल बनेगा ये 3D एंगल बनता है। अगर ये कौन स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, कौन स्ट्रक्चर अगर आप इसे काउंट कर रहे हैं तो इसके ये जो एंगल बनाएगा, जो कॉनिकली कौन शेप में जो बनेगा, वो 3D एंगल बनता है हमारे पास, 3D। ठीक है, तो इस 3D एंगल को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, वो होती है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन हमारे पास क्या होती है, यूनिट होती है सॉलिड एंगल की। ठीक है बच्चों, यहां तक। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टडी करेंगे, डायमेंशंस।